हमें पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इस दुनिया से चले गए थे, जिस पर उसका पूरा वर्ल्ड हिल गया था। लेकिन हमारा एमसी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसके पास ब्रूटल पावर्स थी और उसने पूरे 5 साल एक मर्सनरी की तरह काम किया था, जो सुनकर लगता है कि वहीं उसकी ह्यूमैनिटी थोड़ी कम हो गई थी। फिर जब वो वापस घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को अवेकेंड क्रिमिनल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन ने बेरी कर दिया था, जिस पर यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती। हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम केन है, अब अपना सारा मिलिट्री नॉलेज और गॉड से मिली पावर्स यूज करके इस पूरे मामले में इन्वॉल्व्ड हर चीज और हर इंसान को डिस्ट्रॉय करने वाला है। सो होल्ड योर हॉर्सेस गाइस, क्योंकि ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद वो उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फिल्ट्रेट करने का फैसला करता है और उन्हें 1 बाय 1 खत्म करने की ठान लेता है। यहाँ वो जेंडर की भी कोई परवाह नहीं करता। तभी एक आवाज आती है, गुड नाइट गर्ल, मैं कल देखूंगा। और उसी पल एक फोन रिंग करता है, जिसे सुनकर एक यंग वुमन जल्दी से उठती है और चलते चलते अपने शूज पहनने लगती है। उसका बैज उसे ओवेन मयाहारा के रूप में आइडेंटिफाई करता है, जो एक रिपोर्टर है। इसके बाद वही बिल्डिंग से बाहर भागती है, क्योंकि उसे अभी भी अपना टिकट खरीदना होता है। टोक्यो बस टर्मिनल पर रिपोर्टर की बस ऑलरेडी वेट कर रही होती है। मॉर्निंग से अर्ली आफ्टरनून तक के सारे टिकट सोल्ड आउट होते हैं, लेकिन लकीली वो यंग वुमन अपनी डेस्टिनेशन के लिए आखिरी अवेलेबल टिकट ले लेती है, और वो भी एक काफी लग्जूरियस सीट वाली बस में। फिर जर्नलिस्ट साइड में देखती है, जहां उसके चेहरे पर हल्की सी स्टेन आ जाती है। उसके बगल में एक ऐसा गाय बैठा होता है जो बिल्कुल होमलेस जैसा दिखता है। वो मन ही मन सोचती है कि इतनी सारी सीट्स में से वो यहीं क्यों फंस गई। अनॉयड होकर वो सोचने लगती है कि इस आदमी का क्या सीन है। जैसे ही उसे उस आदमी से अल्कोहल की स्मेल आती है, उसका इरिटेशन और बढ़ जाता है। ऊपर से उसके कपड़े इतने फ्लित्ती होते हैं कि लग रहा होता है जैसे वो सीट को भी गंदा कर रहा है। जिस तरह से वो सो रहा होता है, उससे साफ लगता है कि उसने पूरी रात ड्रिंकिंग की है। ये देखकर रिपोर्टर अपनी नाक तक कवर कर लेती है। इसके बाद आवा अपने बैग से ईयरपॉड्स निकालती है और म्यूजिक सुनना शुरू कर देती है, ताकि उस अनप्लेजेंट प्रेजेंस से ध्यान हटा सके। वहीं वो आदमी शांति से सोता ही रहता है। थोड़ी देर बाद ओबी को भी नींद आने लगती है, क्योंकि सुबह से ही उसका दिन काफी खराब जा रहा होता है। म्यूजिक सुनते सुनते वो भी सो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उसका दिन अभी और कितना खराब होने वाला है। नींद की डार्कनेस से अचानक ओआई आगे की तरफ उछलकर जागती है, जिस पर उसका एक ईयरबड उड़कर नीचे गिर जाता है। आसपास लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो समझने की कोशिश करती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे एक जोरदार क्रैश की आवाज याद आती है। डरी हुई ओए सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसके आसपास लोग गिरे पड़े होते हैं, बस की विंडोज टूट चुकी होती हैं और कर्टन्स केचप से सने होते हैं। आगे का व्यू पूरा केओस से भरा होता है। बसेस टूट चुकी होती हैं और फ्लोर लाल रंग से पेंट हो चुका होता है। ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया होता है और वो ब्लैकआउट हो चुका होता है। बाहर से दिखता है कि बस एक माउंटेन कर्व पर क्रैश होकर अब क्लिफ से लटक रही होती है, जिस पर ऑलवेज अपनी वेस्ट पर लगी सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है। काफी स्ट्रगल के बाद सीट बेल्ट खुल जाती है, लेकिन बैरली टिकी हुई बस हिलने लगती है। नीचे की जमीन क्रम्बल होती है और बस सीधा नीचे गिरने लगती है। अब रिपोर्टर फ्री फॉल में होती है। उसके चेहरे पर प्योर डेस्परेशन साफ दिखती है। वो चिल्लाती है, हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो सोचती है कि क्या यही उसका एंड है। तभी एक हाथ उसकी तरफ आता है और उसे बचा लेता है। गिरने से पहले वो हाथ उसे बेल्ट से पकड़ लेता है। शॉक में ओलो ऊपर देखती है और उसका सेवियर कोई और नहीं बल्कि वही होमलेस मैन केन होता है। केन का एक हाथ बस पर होता है और दूसरा हाथ वुमन की लेदर बेल्ट को पूरी ताकत से पकड़े होता है। उसके लंबे अनकेम्प्ड बाल उसके चेहरे को ढके होते हैं। बस उसकी कोल्ड स्टेयर दिखाई देती है और वो इन सारी घटनाओं से पूरी तरह शॉक में होती है। कांपते हुए वो केन को पहचानती है और उसका फोर आर्म पकड़ लेती है, जो उसकी दोनों हैंड्स से भी बड़ा होता है। शेकन हालत में ओए उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन जवाब देने का समय नहीं होता। होमलेस केन समझ जाता है कि बस की हालत और भी खराब होती जा रही है। उसकी नजर एक ब्रोकन विंडो पर पड़ती है। वो मौका पकड़ता है और वुमन को, जो अभी भी थैंक्स बोल रही होती है, उसी विंडो से बाहर फेंक देता है। वो स्टन्ड रह जाती है और हवा में उड़ जाती है। जैसे ही केन बस के साथ नीचे गिरता है, वुमन ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ती है। ओला जमीन पर ग्रास में पीठ के बल गिरती है और कंप्लेन करती है कि उस होमलेस गाय ने उसे अचानक बाहर फेंक दिया। लेकिन तभी नीचे गिरती बस एक्सप्लोड हो जाती है, जिस पर रिपोर्टर के मुंह से एक छोटी
छोटी सी स्क्रीम निकलती है। वो अभी भी अपने हाथ चेहरे के सामने उठाए हुए होती है और पूरा सीन देखती रहती है। आ को चिंता होने लगती है क्योंकि उसे याद आता है कि बस में अभी भी लोग थे। व्हीकल ढलान पर घूमता हुआ नीचे जाता रहता है और जर्नलिस्ट डिसबिलीफ में बस देखती रह जाती है। अब बिना किसी सहारे के बस पानी की तरफ फ्री फॉल में जाती है। पहले सीप पूरी बस को निगल लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद व्हीकल का सिरा फिर से सरफेस पर दिखने लगता है। पानी और पत्थरों के बीच ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है। ऊपर माउंटेन रोड पर ऑलरेडी एक क्राउड जमा हो चुका होता है जो डिजास्टर देखने के लिए हमेशा ईगर रहता है। ये क्रैश इतना भयानक होता है कि इसमें 10 से ज्यादा कार्स इन्वॉल्व होती हैं। दोनों लेन्स ब्लॉक हो जाती हैं और गर्ल पूरी तरह एक रॉक पर स्ट्रैंडेड होती है। ऑलवेज का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब उसे एक बात समझ आती है। जिसने उसकी जान बचाई थी वही होमेलेस गाय उसके बगल में बैठा था। ये याद करते हुए रिपोर्टर उन सभी लोगों के लिए मोर्न करती है जिन्होंने अपनी जान खो दी। वो कुछ देर रॉक से टेक लगाकर खुद को काम करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक स्क्रीम उसे चौंका देती है। ऊपर खड़े किड्स चिल्लाकर बताते हैं कि देयर आर सर्वाइवर्स, जिसे सुनकर ओवेन डिसबिलीफ में एज की तरफ जाती है। वो देखती है कि सेल्मा बस के विंडशील्ड से बाहर निकल रही होती है। तभी प्रोटैगनिस्ट दिखाई देता है जो किसी को अपनी पीठ पर उठाए होता है। एला को यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रही है। केन एक घुटने के सहारे खुद को संभालता है और ऑलमोस्ट पूरी तरह बस से बाहर आ चुका होता है। ये सीन रिपोर्टर को एक आइडिया देता है। वो तुरंत अपनी पॉकेट से फोन निकालती है और डिजास्टर को लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करती है। बस एक क्लिक में वो लाइव चली जाती है। रियल टाइम में वो इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट शुरू कर देती है। उसका डाइवर्स ऑडियंस धीरे धीरे जुड़ने लगता है। ऑलवेरी व्यूअर्स को एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करती है क्योंकि वो जिस शो के ऑफिशियल चैनल से स्ट्रीम कर रही होती है वहां व्यूअर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। जर्नलिस्ट पानी में पड़ी बस की कंडीशन दिखाती है और कैमरा को व्हीकल की तरफ घुमाते हुए ट्रिप की डिटेल्स बताती है। तभी विंडशील्ड से फिर एक हेड बाहर आता दिखाई देता है। लाइव स्ट्रीम में केन को लोगों को रेस्क्यू करते हुए दिखाया जाता है। वो उसे हीरो बताती है। प्रोटैगनिस्ट फिर से फ्लोटिंग व्हीकल से बाहर निकलता है। किड्स ये देखकर वाइल्ड हो जाते हैं। चैट पूरी तरह कमेंट्स से फ्लड हो जाता है। स्ट्रीम पर हीरो को 5 लोगों के साथ ऐसे निकलते देखा जाता है जैसे वो उन्हें टहलाने ले जा रहा हो, लेकिन केन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। केन एक पास की रॉक को नोटिस करता है और सबको पकड़े हुए जंप कर जाता है। ओवेन एक पल के लिए भी कैमरा उससे हटाती नहीं है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है। उसका बॉस उससे पूछता है कि ये इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आखिर चल क्या रहा है, लेकिन वो फिल्मिंग जारी रखती है। बॉस लगातार मैसेजेस भेजता रहता है और पूछता है कि वो कहाँ है, ये कहते हुए कि एक्सीडेंट को ब्रॉडकास्ट करने का ये टाइम नहीं है। फिर भी जर्नलिस्ट लाइव स्ट्रीम जारी रखती है। एला अपने बैग से एक टैबलेट निकालती है जो किसी मिरेकल से अभी भी काम कर रहा होता है। टैबलेट बिल्कुल ठीक होता है, उस पर एक स्क्रैच तक नहीं होता। रिपोर्टर बॉस को मैसेज भेजती है कि उसके पास रुकने का टाइम नहीं है और वो बाद में एक्सप्लेन करेगी। शो के बाकी स्टाफ मेंबर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। न्यूज रूम में लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। हर कोई इस वक्त काफी बिजी नजर आता है। बैकग्राउंड में साउंड बोर्ड पर बैठा टेक्नीशियन एलवे की लाइव फीड का वॉल्यूम बढ़ा देता है। एलवे द्वारा शुरू किया गया ब्रॉडकास्ट लाइव चलता रहता है। किड्स की स्क्रीम्स रिपोर्टर को चौंका देती हैं। एलॉय रॉक से फोन उठाकर स्ट्रीम कंटिन्यू रखती है। अब बस का साइड क्लियरली दिखाई देने लगता है। द व्हीकल पानी में क्रोकोडाइल की तरह घूमती रहती है जिस पर करंट बस को 2 रॉक्स की तरफ धकेलने लगता है। केन ये सब देखता रहता है जब व्हीकल बहती हुई दूर जा रही होती है, लेकिन उसी बीच एक रेस्क्यूड वुमन को 2 लोग पकड़े हुए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉट होती है। वो वुमन इनकंसोलेबल होकर चिल्लाती रहती है कि उसका बेटा अभी भी बस में है और अगर उसका बेटा नहीं बचा तो सिर्फ उसे बचाने का कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। तभी बस पूरी तरह पानी में सबमर्ज हो जाती है। एक पल के लिए केन सिचुएशन को असेस करता है। हीरो बारिश की तरफ देखता है जैसे कुछ सोच रहा हो। इसके बाद वो बिना रुके पानी की तरफ चार्ज करता है। केन यांजीमोनो वेव्स में हेड फर्स्ट डाइव करता है। रिपोर्टर अब फाइनली रियलाइज करती है कि यही हीरो वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई थी। केन डूबी हुई व्हीकल की तरफ स्विम करता है। अंडर वाटर प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं। बस का इंटीरियर हल्की ब्लू लाइट से भरने लगता है।
रैकेज के बीच से देखते हुए केन उस बच्चे को सर्च करता है। थोड़ी ही देर में प्रोटैगनिस्ट बच्चे को लोकेट कर लेता है। बच्चा बस के मलबे के बीच अनकॉन्शियस पड़ा होता है। केन बच्चे की तरफ स्विम करता है। वो एक मेटल बार पकड़ता है जो विक्टिम को दबाए हुए होती है। अपनी पावर्स यूज करके हीरो बच्चे के ऊपर से रैकेज हटा देता है। इसके बाद केन बच्चे को डेंजर से बाहर खींच लेता है। बच्चे को अपनी बाहों में पकड़े हुए हीरो अनकॉन्शियस विक्टिम को नीचे देखता है। अब चाइल्ड को लेकर प्रोटैगनिस्ट डूबी हुई बस से बाहर स्विम करता है, लेकिन व्हीकल लगातार और नीचे सिंक होती जा रही होती है और सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस बनती जाती है। केन आसपास मूवमेंट नोटिस करता है और इधर उधर देखता है। हीरो समझ जाता है कि अब दोनों डेंजर में हैं। पावर से ग्लो करता हुआ प्रोटैगनिस्ट बच्चे को शील्ड करता है जब डेब्री सिंकिंग बस की तरफ क्रैश करने लगता है। बाहर रिपोर्टर ये सब देखती रहती है, पूरी तरह कंसर्न्ड होती है। वो अब भी अपने फोन से फिल्मिंग कर रही होती है, ये सोचते हुए कि कहीं केन बस में फंस तो नहीं गया। तभी वेव्स में एक ब्राइट येलो ग्लो दिखाई देता है। अचानक पानी में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिससे बस का डैब्रिस चारों तरफ उड़ जाता है। ये देखकर आसपास मौजूद हर कोई शॉक में आ जाता है। बच्चे की माँ डिजेयर में देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं जब वो अपने बेटे को बस में फंसा हुआ इमेजिन करती है। एक आदमी मदर को पकड़कर रोकता है जब वो अपने बेटे के पीछे पानी में कूदने की कोशिश करती है और उन्हें छोड़ देने की भीख मांगती है। तभी सबकी उम्मीदों के खिलाफ पानी से एक हाथ बाहर आता है। हमारे हीरो का हाथ एक रॉक को टाइटली पकड़ लेता है। अगले ही पल केन खुद को ऊपर खींच लेता है, बच्चे को अपनी बाहों में लिए हुए। वुमन स्टन्ड और रिलीव्ड होती है कि उसका बेटा बच गया है। मदर अपने बेटे को कत कर गले लगा लेती है जो किसी मिरेकल से एक आंख खोल चुका होता है। प्रोटैगनिस्ट बिना कोई इमोशन दिखाए उनके रियूनियन को देखता रहता है। थाउजेंड्स ऑफ लोग इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट के जरिए ये सीन देख रहे होते हैं। चैट मैजिकल मैन के हीरोइक एक्ट पर वाइल्ड हो जाती है। थोड़ी देर बाद फायर डिपार्टमेंट और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मौके पर पहुंचते हैं। जो भी लोग इस सिचुएशन को पास से या ब्रॉडकास्ट के जरिए देखते हैं, अब सब केन को एक ग्रेट हीरो मानने लगते हैं। बारिश से ढके क्लाउड्स के बीच से सनलाइट की रेज निकलने लगती हैं। न्यूज साइट्स स्पेकुलेट करने लगती हैं कि 12 व्हीकल एक्सीडेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से हुआ था। क्रैश में मरने वालों की संख्या 200 तक पहुंच जाती है। पब्लिक इस इंसिडेंट में इंटरेस्ट दिखाने लगती है, लेकिन असली स्केल को पूरी तरह ग्रास्प नहीं कर पाती। ये स्टोरी टोक्यो के मॉर्निंग न्यूज में अनाउंस की जाती है और पब्लिक सेफ्टी पर सवाल उठने लगते हैं। हालांकि कुछ जर्नलिस्टिक पीसेस नए पब्लिक हीरो पर ही स्पॉटलाइट बनाए रखती हैं। मॉडर्न सोसाइटी का ध्यान उस मिस्टीरियस मैन पर टिक जाता है जिसने कोस्टल रोड से गिरी बस से लोगों को बचाया था। कुछ दिन बाद एक बिल्डिंग के अंदर एक एम्प्लॉई को जमकर डांट पड़ रही होती है। स्टूडियो के अंदर बॉस की स्पीच चलती रहती है। अवे पेशेंस से अपने बॉस को सुनती है जो इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट को इरेस्पॉन्सिबल बता रहा होता है। गर्ल ये देखकर सरप्राइज होती है कि उसके कोवर्कर्स उसकी इतनी चिंता कर रहे थे। बॉस बताता है कि एक्सीडेंट के बीच फंसने की वजह से हर कोई काफी एंग्शियस था। ये सुनकर ओवी इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब सब ठीक है और वो सेफ है। लेकिन जर्नलिस्ट अपॉलॉजी लेटर लिखने से नहीं बच पाती। जैसे ही एला जाने वाली होती है, बॉस साफ कर देता है कि सिर्फ लेटर पर बात इसलिए खत्म हुई क्योंकि ब्रॉडकास्ट ह्यूज सक्सेस था। काम पर वापस भेजे जाने के बाद रिपोर्टर सोचने लगती है कि मिस्टीरियस हीरो ठीक तो है ना। उसने पैरामेडिक्स से भी उसके बारे में पूछा था, लेकिन वो बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो चुका होता है। टोक्यो के अनोनिमस हीरो की स्टोरीज कवर करने की असाइनमेंट मिलने पर ओवी डिसाइड करती है कि वो उसे थैंक जरूर करेगी। तभी उसके दिमाग में अपने सेवियर का इंटरव्यू लेने का आइडिया आता है। दूसरी तरफ हीरो किसी और काम में बिजी होता है। केन हर्म्स नाम के एक आदमी से कॉल पर बात कर रहा होता है। हर्म्स फोन उठाते ही कहता है कि उसे पीपल्स हीरो से कॉल आने की उम्मीद नहीं थी। प्रोटैगनिस्ट उसे बीच में ही रोक देता है और निकनेम्स छोड़ने को कहता है। हर्म्स पूछता है कि क्या वो उसे हीरो चैम कह सकता है। पेशेंस खोज चुका केन साफ कह देता है कि उसने चिट चैट के लिए कॉल नहीं किया है। दूसरी तरफ वाला आदमी हंसते हुए कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और पूछता है कि हीरो को क्या चाहिए। केन बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। एक और दिन टोक्यो जैसे बड़े सिटी में शुरू होता है। वॉल्स पर पोस्टर्स लगे होते हैं जिनमें मिस्टीरियस पीपल्स हीरो को सर्च किया जा रहा होता है। पोस्टर में प्रोटैगनिस्ट की वही फोटो होती है जहां उसने बस पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया था। ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसेज के अंदर केओस मचा होता है। स्टाफ फोन्स पर प्रैंक कॉल्स आ रहे होते हैं जहां लोग हीरो होने का दावा कर रहे होते हैं। बैठी हुई ओई को अपना सर्च शुरू करना रिग्रेट होने लगता है। रिपोर्टर सोचती है कि कितनी फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है। ऑनलाइन कई लोग कॉस्प्ले करके खुद को पीपल्स
हीरो बता रहे होते हैं तभी स्क्रीन पर एक छोटा सा नंबर दिखाई देता है। एक नोटिफिकेशन अटेंशन खींचता है। ये रिपोर्टर की एक सीनियर कॉलीग की तरफ से होता है। वुमन जल्दी से कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए ऑफिस छोड़ना होगा, बैग उठाती है और बाहर निकल जाती है। कोवर्कर्स सोच में पड़ जाते हैं कि इतने बिजी टाइम में वो कहाँ जा रही है। एक कॉलीग उसे आवाज देता है लेकिन वो मॉनिटर स्क्रीन पर दिख रही चीज नोटिस नहीं कर पाता। एक व्हाइट कार सिटी को क्रॉस करती है। व्हीकल एक खाली रोड पर तेजी से दौड़ती है। कार के अंदर ऑलवेज फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है कि वही पर्सन है जिसे अर्लियर मैसेज मिला था और सिटी से बाहर ड्राइव करती रहती है। आगे एक साइन दिखाई देता है जो बताता है कि सेमेट्री राइट साइड में है। व्हीकल अब पार्क्ड होती है। फोन पर दिखाई दे रही फोटो में वही सॉट आफ्टर हीरो एक ग्रेव के पास बैठा होता है जिसके आसपास कई सेक बॉटल्स रखी होती हैं। फोटो लेने वाला आदमी खुद को तुरु अकियामा बताता है। तुरु बताता है कि कुछ महीनों पहले वो सेमेट्री आया था जब स्ट्रेंज क्लोथ्स पहने एक आदमी ग्रेव के पास दिखाई दिया। रिपोर्टर बताती है कि ऑफरिंग देने के बाद उस आदमी ने काफी अल्कोहल खरीदी थी। वो उस ग्रेव तक जाती है जहां हीरो को देखा गया था। वुमन उस जगह को ध्यान से इंस्पेक्ट करती है। फोन पर सर्च करते हुए रिपोर्टर को याद आता है कि इन्फॉर्मेंट ने कहा था ग्रेव जून में बनी थी। ओलाई को फिर से अल्कोहल की स्मेल याद आती है जो उस आदमी से आ रही थी जो उसके बगल में बैठा था। उसकी पैंट्स और शूज पर लगी मड के साथ जर्नलिस्ट को रिग्रेट फील होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके बगल में बैठा आदमी कोई वैगाबॉन्ड नहीं था बल्कि मॉर्निंग में डूबा एक यंग मैन था। टांगरू की तरफ मुड़कर वुमन पूछती है कि क्या उसे पता है कि ये ग्रेव किसकी है। प्रोटैगनिस्ट को ढूंढने के लिए डिटर्मिन्ड एल्वे ये भी पूछती है कि फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। टीवी पर भी एंकर पीपल्स हीरो की सर्च अनाउंस करता है। एक्सट्रीमली वाइब्रेंट सिटी एड्स और पोस्टर्स से भर जाती है जो मिस्टीरियस मैन को ढूंढ रहे होते हैं। इतनी पब्लिसिटी के बावजूद केन स्ट्रीट से अननोटिस्ड गुजरता रहता है। अब नॉर्मल क्लोथ्स पहने हुए, हेयर कट और बियर्ड शेव होने के बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी यूथफुल अपीयरेंस वापस पा चुका होता है। गनमैन को चिंता होती है कि कहीं लोग उसकी पावर्स नोटिस ना कर लें। वो सोचता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करना कितना जरूरी है लेकिन उसका बॉडी अभी टॉप शेप में नहीं होता। कैनन क्रिमिनल्स को लूर करने के लिए एक ट्रैप सेट करता है। प्रोटैगनिस्ट कंक्लूड करता है कि ये उसके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद यंग मैन जान चुका होता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप के पीछे एक बहुत वेल्थी स्पॉन्सर है। केन के दिमाग में एक पर्टिकुलर आदमी होता है और उसी को ध्यान में रखकर वो एक परफेक्ट एक्सक्यूज बनाता है ताकि क्रिमिनल खुद उसके पीछे आए। यंग मैन का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिमिनल का अटेंशन अट्रैक्ट करना। अगर क्रिमिनल्स उसे ढूंढने आएंगे तो शायद उसे मायाना जिम्टो के वेयरअबाउट्स के बारे में कोई क्लू मिल जाए। केन एक फेमिलियर जगह पर कैजुअली स्ट्रोल करता है तभी हेल्प के लिए एक चीख सुनाई देती है जो प्रोटैगनिस्ट को चौंका देती है। हीरो घबराकर आसपास देखने लगता है, फिर अचानक वो रुक जाता है और दूर घूरने लगता है। सेटिस्फाइड होकर केन खुद से बात करता है और किसी को थैंक्स कहता है कि उसे ये सब देखने का मौका मिला। एक डार्क स्ट्रीट पर सूट्स पहने कई शेडी गाइज जमा होते हैं। ये लोग टनल के एग्जिट पर खड़े होते हैं। कोई स्मोक कर रहा होता है तो कोई आपस में चैटिंग कर रहा होता है। थोड़ी दूर एक स्पोर्ट्स कार के पास टीन्स का एक ग्रुप खड़ा होता है। उनमें से एक किड दूसरे से पूछता है कि कल रात की पार्टी कैसी थी। दूसरा किड कैजुअली जवाब देता है कि उसने लड़की को सेल कर दिया क्योंकि वो उससे बोर्ड हो गया था। ग्राउंड पर नीडल्स और सस्पिशियस छोटे बैग्स पड़े होते हैं। कुछ लोग इतनी हार्ड पार्टिंग कर चुके होते हैं कि पूरी तरह ट्रेंड लगते हैं। पास खड़ी एक कार की बैक सीट में एक लड़की लेटी होती है। वो लड़की होश में आती है और बाहर हो रही कॉन्वर्सेशन सुनती है। एक शार्प फेस वाला टीन उसे बताता है कि उन्हें उसकी जैसी लड़कियों के साथ बहुत मजा आता है। वो किड लड़की का चेहरा पकड़ लेता है और वेप उसके पास लाकर कहता है कि ये एक्सपेंसिव है और फ्री नहीं है। डर के मारे लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कि वो उसे वेप लेने पर फोर्स करे उसका एक बड़ी जोर से चिल्लाता है। वेप वाला किड चौंक कर आसपास देखता है कि क्या हो रहा है। तभी एक आदमी जिसके हाथ पॉकेट्स में होते हैं क्रिमिनल्स की गैदरिंग की तरफ चलता हुआ आता है। हमारा लड़का केन आसपास खड़े थग्स को स्कैन करता है। क्रिमिनल्स बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं और यंग मैन को ऐसे देखते हैं जैसे वो पागल हो। डिस्टेंस से वही किड लड़की का चेहरा पकड़े हुए ये सब देखता रहता है। केन हल्की सी स्माइल के साथ उन लोगों को ट्रैश कहता है। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और स्कमबैग्स को बताता है कि वो बस गंदगी के ढेर हैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। सामने खड़े पिस्ड ऑफ थग को देखते हुए हीरो कहता है कि यहाँ मौजूद हर इंसान बस कावर्ड है। पहले से गुस्से में थग और ज्यादा एंग्री हो जाता है। वो पूरी ताकत से केन के चेहरे पर पंच मारता है। यंग मैन को सबक सिखाने के लिए वो लगातार पंच मारता रहता है। दूर खड़े कुछ थग्स इस सीन को देखकर हंसते हैं। केन फाइट बैक भी नहीं करता तो अटैकर ताना मारता है कि अभी की सारी टफ बातें कहाँ गई। बिना घायल हुए हीरो बीच
हवा में उस आदमी की फिस्ट पकड़ लेता है। यंग मैन उसके हाथ को पकड़कर प्रेशर डालता है। थग दर्द से चीखने लगता है जैसे उसका हाथ क्रश हो रहा हो। आसपास खड़े क्रिमिनल्स बेचैन होने लगते हैं। तभी एक और थग पीछे से केन पर अटैक करने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत अपना स्टांस बदलता है और दूसरे गाय को वहीं किक करता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। वो आदमी इंस्टेंटली गिर जाता है, पेन से पैरालाइज्ड होकर। किक की ताकत से थग उड़ता हुआ वॉल से टकराता है, बिल्कुल रैग डॉल की तरह। गिरते ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है। केन चारों तरफ देखता है कि अब कौन नेक्स्ट है। जब कोई मूव नहीं करता तो वो उस गैदरिंग की तरफ चल देता है जिसे उसने अभी बर्बाद किया है। कॉन्फिडेंट होकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा है क्योंकि पहले उन्होंने ही उसे मारा था। कोई जवाब न मिलने पर हीरो फिर पूछता है कि क्या उन्हें समझ आया कि ये फाइट उनकी वजह से हो रही है। यंग मैन की ऑडेसिटी देखकर थुग्स और फ्यूरियस हो जाते हैं। कॉवर्ड्स का पूरा मब मिलकर केन की तरफ चार्ज करता है, लेकिन केन इस इनिशिएटिव से एक्साइटेड हो जाता है। यही तो वो चाहता था। पहला गए तेजी से पंच करने आता है। केन आसानी से डोडज करता है और वो आदमी आगे लड़खड़ा जाता है। यंग मैन उसके भागने से पहले उसका सिर पकड़ता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। दूसरा थग पीछे से एक छोटा नाइफ लेकर आता है। बिना किसी डिफिकल्टी के केन अटैक डॉज कर लेता है। सब कुछ बहुत फास्ट होता है। केन उस गाय के चेहरे पर जोरदार स्लैप मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। वो बॉलिंग बॉल की तरह उड़ता है और बाकी थग्स को भी गिरा देता है जैसे स्ट्राइक लग गई हो। राउडी टीम्स को अब समझ आने लगता है कि कुछ वियर्ड हो रहा है। डार्क स्ट्रीट के उस पार साफ दिखाई देता है कि भारी कमोशन चल रहा है। एक लड़का शैडो में खड़े फिगर की तरफ मुड़कर कहता है कि वो सिचुएशन संभाले। डिफॉर्म्ड और डेविलिश दिखने वाला गाय कहता है कि वो देख लेगा। डेविल आगे बढ़ता है ये सोचते हुए कि इतना केओस मचाने वाला आदमी जरूर टफ होगा, लेकिन जब वो पास पहुंचता है तो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। मिस्टीरियस यंग मैन के पैरों के पास आखिरी खून भी गिरा पड़ा होता है। केन कैजुअली अपने कपड़ों से धूल झाड़ता है। सारे थग जमीन पर फैले होते हैं। डेविल प्रोटैगनिस्ट को आवाज देता है और पूछता है कि वो आखिर है कौन। बिना पीछे मुड़े केन जवाब देता है कि वो बस एक पासर बाय है। नया थग की तरफ देखते हुए केन कहता है कि कॉज आर दिस और ये सामने पार्टी बहुत लाउड थी, इसीलिए वो देखने आ गए कि हो क्या रहा है। डेविल आगे बढ़ते हुए उसे कॉकी बिहेव करना बंद करने को कहता है। थग पूरी स्पीड से केन की तरफ चार्ज करता है। एक बार फिर केन पंच डॉज कर लेता है। प्रोटैगनिस्ट रिब्स पर किक मारता है जिससे वो आदमी झुक जाता है। डेविल उड़ पाए उससे पहले हीरो उसका सिर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। पूरी तरह गुस्से में केन अपना फिनिशिंग मूव प्रिपेयर करता है। वो थग के चेहरे पर इतना जोरदार पंच मारता है कि वो टीन रॉकेट से भी ज्यादा दूर उड़ जाता है। डेविल बैक के बल वॉल से टकराता है जहां टीन्स खड़े होते हैं और सब स्पीचलेस रह जाते हैं। वो सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये आदमी है कौन। सीन देखते हुए टीन्स थग के बॉडी को लाइफलेस जमीन पर गिरते देखते हैं। शॉक में रिच किड्स रिएक्ट करने लगते हैं। उनमें से एक पार्टी से खाली बोतल उठा लेता है। टीन्स ग्रुप में स्ट्रेंजर की तरफ चार्ज करते हैं। कूल और कोलेक्ट यंग मैन वहीं खड़ा रहता है और आते हुए एनिमीज का इंतजार करता है। जैसे ही वो पास आते हैं केन पहले गाय की चिन पर अपर कट मारता है, फिर दूसरे के चेहरे पर स्लैप, तीसरे के ईयर पर किक और आखिर में चौथे को जोरदार स्मैक देता है। यंग मैन रुककर देखता है कि कोई उठने वाला है या नहीं। कुछ भी नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट के पीछे अचानक स्ट्रॉन्ग लाइट्स फ्लैश होती हैं जिससे वो चौंक जाता है। हीरो मुड़कर देखता है तो एक कार सीधा उसकी तरफ आ रही होती है। स्टीयरिंग पर वही वेप किड बैठा होता है। डरा हुआ टीन एक्सेलरेटर दबा देता है। केन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कार के सामने ही खड़ा रहता है। हाई स्पीड पर गाड़ी तेजी से करीब आती है। केन कार को ऐसे देखता है जैसे वो स्कूटर हो। यंग मैन सिर्फ एक पैर से कार को रोक देता है, फ्रंट क्रैश हो जाता है और डीफेनिंग क्रैश की आवाज आती है। वेबकिट सीधा विंडशील्ड में फेस फर्स्ट जा टकराता है। केन की आंखें ग्लो कर रही होती हैं और वो एक्साइटेड नजर आता है। आखिरकार उसे अपना टारगेट मिल गया होता है। केन सीधा ड्राइवर की तरफ चार्ज करता है। वो कार के अंदर हाथ डालता है, कॉलर से किड को पकड़ता है और उसे बाहर खींच लेता है। रास्ते में जो आता है सब स्मैश करता हुआ किड उड़ते हुए जमीन पर गिरता है। डरे हुए पपी की तरह कांपता हुआ थग केन को अपनी तरफ आते देखता है। वेप किड बिना वजह जाने ही सॉरी बोलने लगता है। डार्क स्माइल के साथ केन टारगेट के पास आता है और उसे चिंता न करने को कहता है। एम्प्टी और सोललेस स्टेयर के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो मरने वाला नहीं है। जिस लड़की ने वेप लेने से मना किया था वो चौंक कर जागती है। ऊपर देखती है तो कोई सीलिंग नहीं होती, सिर्फ स्काई और कुछ मेटल बीम्स होते हैं। प्लेस पहचानते ही विक्टिम जल्दी से उठ जाती है। पास खड़ा हुडिड फिगर उससे पूछता है कि क्या वो फाइनली
फाइनली जाग गई है? लड़की पीछे मुड़े आदमी से पूछती है कि वो कौन है। यंग मैन उसे क्वाइट रहने और वहीं रुकने को कहता है क्योंकि उसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फिर वो कांपते हुए योसुक की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो उससे एग्री करता है। केन योसुक से उसका फोन देने को कहता है और किड बिना कुछ बोले नोट करता है और फोन दे देता है। प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि उसका नाम योसुक मा है। लड़का तुरंत कंफर्म कर देता है। डीपर डिग करने के लिए यंग मैन उससे पूछता है कि उसका फादर क्या काम करता है। योसुक बताता है कि उसका फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और केन सोचता है कि अब तक सब कुछ इन्वेस्टिगेशन से मैच कर रहा है। यंग मैन रिच किड के पास घुटनों के बल बैठता है और उससे पूछता है कि क्या उसके डैड को पता है कि वो एक ठग है। कोई जवाब नहीं आता। फोन की स्क्रीन पर दिखता है कि कॉल उसके फादर को लग रही है। पार्लियामेंट मेंबर कॉल उठाता है और अपने बेटे से पूछता है कि वो कहाँ था और क्या उसे पता है कि कितने बजे हैं। हीरो फोन कान से लगाए रहता है और उस बेवकूफ स्कोल्डिंग को सुनता है जो फादर अपने बेटे को दे रहा होता है। केन लाइन के दूसरे सिरे पर मौजूद आदमी को आवाज देता है जो कंफ्यूज्ड लग रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट बात जारी रखता है और फादर से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसका बेटा किन चीजों में इन्वॉल्व रहा है। केन एक एक करके योसुक से जुड़े क्राइम्स गिनाने लगता है और बताता है कि क्योंकि रिच किड रेड हैंडेड पकड़ा गया है उसे न्यूनतम 10 साल की प्रिजन हो सकती है। इसके अलावा यंग मैन पार्लियामेंट मेंबर को यह भी बताता है कि आसपास खड़ी सारी लग्जरी कार्स की कैमरा फुटेज भी मौजूद है। कंफ्यूज्ड आदमी पूछता है कि क्या केन पुलिस के साथ है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो बस एक पासरबाई है लेकिन उसके बेटे और उसके दोस्तों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। फोन योसु की तरफ शव करते हुए केन स्माइल करता है और कहता है कि उसे कंपेंसेशन चाहिए क्योंकि शुरुआत थग्स ने ही की थी। लाइन के दूसरी तरफ किड का फादर पूछता है कि क्या ये सच है। डिफीटेड होकर प्लेबॉय अपने डैड से बस अपॉलॉजी करता है। इतना ही नहीं, केन आदमी को यह भी बताता है कि योसु के ट्रंक होकर उसे कार से उड़ाने की कोशिश की फुटेज भी है और डीलर और विक्टिम दोनों विटनेसेस हैं। पार्लियामेंटेरियन पूछता है कि उसे कितना पैसा चाहिए। केन कहता है कि उसे करीब 4 मिलियन रियूएस और एक रिटन प्रॉमिस चाहिए कि विक्टिम को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फादर गुस्से में पागल हो जाता है और पूछता है कि क्या वो मजाक कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट जवाब में पूछता है कि क्या वो चाहता है कि जो हो रहा है उसका लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया जाए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पार्लियामेंटेरियन बार्गेन करना शुरू करता है और 2 मिलियन ऑफर करता है। केन उससे कहता है कि लाइव स्ट्रीम के लिए टाइटल सोच ले। डेस्परेट होकर योसुक का फादर यंग मैन को थ्रेट करता है और कहता है कि वो इससे बच नहीं पाएगा और इसे पीसफुली सेटल करना चाहिए। केन साफ कर देता है कि उसे पता है कि पॉलिटिशियन अपने स्टेटस से मीडिया मैनिपुलेट कर सकता है और वीडियोस एरेज कर सकता है, इसलिए ये फास्टेस्ट तरीका है। ओल्ड मैन कंप्लेन करता है कि उसका बेटा सिर्फ उसे ट्रबल देता है। प्रोटैगनिस्ट उसे वाइनिंग बंद करने और जवाब देने को कहता है। डिफीटेड होकर पॉलिटिशियन कॉम्पेंसेशन टर्म्स मान लेता है, अनट्रेसेबल तरीके से पे करने और विक्टिम को अकेला छोड़ने का प्रॉमिस करता है। केन एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि आखिरकार अग्रीमेंट हो गई है और ओल्ड मैन को सुबह 6 बजे मिलने के लिए एड्रेस देता है। जल्दी से यंग मैन योसुक का फोन जमीन पर फेंक देता है। हीरो आखिरकार लड़की की तरफ मुड़ता है और उसे वेट कराने के लिए सॉरी कहता है। केन विक्टिम से कहता है कि वो समझता है कि वो घर जाना चाहती होगी लेकिन अगर वो अभी चली गई तो जिंदगी भर नाइटमेयर्स आएंगे। फिर यंग मैन बताता है कि डर से छुटकारा पाने के लिए प्रॉब्लम के सोर्स को खत्म करना पड़ता है। कुछ समय बाद सूरज निकलता है और सिल्वर कार से कुछ आदमी बाहर उतरते हैं। हीरो सोचता है कि प्रॉब्लम्स को उसी दिन डील करना चाहिए ताकि कल दिमाग में पीस रह सके। केन मनी बैग लेता है और खोलकर अंदर देखता है। बैग मोटे मोटे कैश के बंडल से भरा होता है। यंग मैन वो बैग लड़की की तरफ उछाल देता है। लड़की शौक में बैग को देखती रहती है और उसे यकीन नहीं होता कि क्या हो रहा है। वो हीरो को थैंक्स कहती है। केन उससे पूछता है कि वो उस सिचुएशन में कैसे फंसी और कहता है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। जब लड़की प्रोटेस्ट करने लगती है तो वो कहता है कि उसने गुडविल में मदद नहीं की थी। फिर भी विक्टिम कहती है कि उसके लिए वो सेवियर है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो हीरो नहीं है, बस एक डिलिंक्वेंट है जो रास्ते से गुजर रहा था। दूसरी तरफ एक आदमी गुस्से में मेज पर मुट्ठी मारता है। हेट्रेड से अंधा योसुक का फादर कसम खाता है कि वो इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा क्योंकि जिसने उसे ब्लैकमेल किया वो उसकी पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता है। ओल्ड मैन यूगो मिजुकामी को कॉल करता है जो प्रोटैगनिस्ट के अडॉप्टिव फादर के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल था। काउच पर आराम करता क्रिमिनल कॉल उठाता है और पार्लियामेंटारियन को प्रोफेसर कहकर बुलाता है। लाइन के दूसरी तरफ पॉलिटिशियन बताता है कि उसे किसी को किसी भी हालत में ठिकाने लगाना है और रिवॉर्ड 2 मिलियन रेसेंट कैश होगा। मॉबस्टर कहता है कि वो इस स्टोरी के बारे में और जानना चाहता है। स्माइल करते हुए यूगो पॉलिटिशियन के ऑर्डर्स रिसीव करता है। एक न्यूज रिपोर्ट जून इंसिडेंट को रिकैप करती है जिसमें एक अकेले आदमी ने गिरी हुई बस से कई लोगों को बचाया था। टैबलेट पर वीडियो देखता
एक आदमी हीरो को पहचानता सा लगता है और पूछता है कि क्या वाकई ये वही है। एक नर्वस वुमन नाखून चबाते हुए कहती है कि फेस और मूवमेंट्स देखकर तो वही लगता है। डार्क लुक के साथ एक और वुमन कहती है कि सबसे ज्यादा उसे उसकी ऑरा याद है जो वन ऑफ अ काइंड है। एक आदमी गुस्से में फिर से मेज पर हाथ मारता है। उसे लगा था कि हीरो याशा की तरह वॉर में मर चुका होगा। डार्क रूम में बैठे लोग सोचते हैं कि वो आखिर बच कैसे गया। रेड आइड वुमन कहती है कि पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है और याद दिलाती है कि मीटिंग का रीजन नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस करना है। टेबल के दूसरी तरफ बैठा आदमी कहता है कि के को रिपोर्ट करना बेकार है, उन्हें खुद डील करना होगा। रेड आइड वुमन सबका अटेंशन खींचती है और उसके पीछे लाइट कलर्ड सूट में खड़े आदमी से पूछती है कि वो अभी तक फोन पर क्यों है। कॉल खत्म करके आदमी बताता है कि उसने कांग्रेसमैन मिदा के घर एक कून भेज दिया है। योगो मिजुकामी कहता है कि अपेरेंटली ओल्ड मैन का बेटा कुछ डिलिंक्वेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो गया था। टेबल पर बैठा कोई पूछता है कि 7 स्टार सोसाइटी कब से किड्स से डील करने लगी, लेकिन उसे तुरंत चुप करा दिया जाता है। टॉपिक पर लौटते हुए ब्लू आइड मैन पूछता है कि सबको क्या लगता है केन आगे क्या करेगा। येलो टाई वाला आदमी कहता है कि उसकी पर्सनालिटी देखते हुए उसे कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है वो किसी भी सेकंड 7 स्टार्स हेडक्वार्टर्स पर आ जाए। अब भी नाखून चबाती लड़की कहती है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसा रेकलेस काम करे। वो एक्सप्लेन करती है कि प्रोटैगनिस्ट शायद एक्सट्रीमली पावरफुल अलाइज इकट्ठा कर रहा है। उसके नाखून चबाने से उंगली से खून निकलने लगता है। एक नया खूबसूरत दिन शुरू होता है। एक वुमन एक बड़े से गेट पर बेल बजाती है। घर के अंदर से एक आदमी दरवाजा खोलने आता है। गेट के पीछे से केन माजिमोतो दिखाई देता है। महिला निर्णय के साथ कहती है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया है। यंग मैन रिपोर्टर को देखता है और समझ नहीं पाता कि क्या कहे। केन उससे पूछता है कि उसे ये जगह कैसे मिली। वो जवाब देती है कि वो कई बार यहाँ आई थी लेकिन उसे कभी ढूंढ नहीं पाई। कूल बनते हुए केन दीवार से टिक जाता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए, साफ करते हुए कि उसे इंटरव्यू में इंटरेस्ट नहीं है। एलवुड जल्दी से मान जाती है और कहती है कि वो इसीलिए नहीं आई थी। फिर रिपोर्टर एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो उसकी आंखों में देखकर कहती है कि वो जेन्युइनली बस थैंक यू कहना चाहती थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद केन सरप्राइज्ड रहता है और थोड़ा एम्बैरेस्ड भी दिखता है। जर्नलिस्ट हीरो से उसका फोन उधार मांगती है और पहले ही उसके हाथ से छीन लेती है। डिवाइस में छेड़छाड़ करते हुए क्रेजी गर्ल पूछती है कि उसने उसे बचाया क्यों और कांटेक्ट करने का कोई तरीका क्यों नहीं छोड़ा। तभी ऑलवे फोन में कुछ पेक्यूलियर नोटिस करती है। केन का फोन लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिन्हें वो कॉल करता है, जो उसे कॉल करते हैं और जिन्हें वो इग्नोर कर सकता है। जर्नलिस्ट उसके कॉन्टैक्ट्स ऑर्गेनाइज करने के इस अजीब तरीके को एग्जामिन करती है। बिना शर्म के वुमन अपना नंबर तीसरे ग्रुप में ऐड कर देती है। फिर ओवी उसे देखकर पूछती है कि वो जिस ग्रुप को कॉल करता है और जिस ग्रुप का कॉल उठाता है उनमें डिफरेंस क्या है। फोन वापस लेते हुए केन जवाब देता है कि डिफरेंस बस इतना है कि कॉल उसने किया या नहीं। वो वुमन पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को वो कॉल करता है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यंग मैन उसे बिना जवाब दिए देखता है। रिपोर्टर आगे पूछती है और अस्यूम करती है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग उसे कॉल करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर कैन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर वो आगे बोलता है कि असल में दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जिन्हें वो अफोर्ड कर सकता है इग्नोर करना। एली पूछती है कि क्या उसे अपना नंबर वाला ग्रुप चेंज कर लेना चाहिए। काय कहता है कि जैसा है वैसा ही ठीक है। मजाक में केन कहता है कि उस इंसान का कॉल इग्नोर करना बड़ी गलती होगी जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उससे मिलने आया हो। जर्नलिस्ट थोड़ा ब्लश करती है और केन की स्माइल को अप्रिशिएट करती है। फिर वो खुद भी स्माइल करती है और थैंक्स के तौर पर उसे कॉफी बाय करने का ऑफर देती है। कुछ देर बाद दोनों एक कैफे में आमने सामने बैठे होते हैं। ऑलवेज कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करती दिखती है। एक आदमी कार की विंडो से दोनों को देख रहा होता है। केन को अच्छे मूड में देखकर स्टॉकर कंक्लूड करता है कि दुनिया वाकई एक वंडरफुल जगह है। वो पहचान लेता है कि वहां बैठा यंग मैन वही पीपल्स हीरो है। कंटेम्प्ट के साथ कार में बैठा आदमी कहता है कि एक डिलिंक्वेंट भी कैफे में किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकता है। केन जर्नलिस्ट को उसके टैक्सी तक छोड़ने जाता है। ओवी गुड बाय कहती है और बोलती है कि वो फिर कांटेक्ट करेगी। कार जैसे ही आगे बढ़ती है वो सेलिब्रेट करती है कि वो उसे थैंक्स कह पाई, कॉफी बाय कर पाई और दोनों ने थोड़ी वॉक भी की। एक पल के लिए यंग वुमन रुकती है और सोचती है। उसे रियलाइज होता है कि प्रैक्टिकली उसका उसके साथ एक डेट जैसा हो गया था। ये सोचकर वो कार की विंडो पर अपना माथा मार लेती है, जिस पर टैक्सी ड्राइवर अपनी बैड लक पर सोचने लगता है। केन थोड़ी क्योटिक फीलिंग के साथ कार को जाते हुए देखता है। फिर प्रोटैगनिस्ट खुद से कहता है कि उसे काफी समय से एक स्ट्रेंज प्रेमोनिशन फील हो रही है। पीछे ग्लांस डालते हुए वो वहां खड़े लोगों से
पूछता है कि वो कौन है। स्टॉकर सामने आता है और कहता है कि केन को वरी करने की जरूरत नहीं है, वो सस्पिशियस लोग नहीं है। फिर वो आदमी अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है, उसका नाम केसुखा होता है और वो खुद को प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बताता है। केन कार्ड को स्केप्टिकली देखता है, तभी सपोज डिटेक्टिव एक केस के बारे में बोलना शुरू करता है जहां स्टूडेंट्स पर हमला हुआ था। केसुक, जो अभी तक खुद को सस्पिशियस नहीं बता रहा था, सबसे शेडी तरीके से कोऑपरेशन मांगता है। केन कार्ड ले लेता है और कहता है कि सिचुएशन अनफॉर्चुनेट है। सस्पिशियस डिटेक्टिव से भी ज्यादा सस्पिशियस स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो जरूर कोऑपरेट करेगा। एक पार्क के पास उनकी कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। कासुक बताता है कि ये कितना टेरिबल क्राइम है। स्टूडेंट्स का दावा होता है कि उन पर अचानक एक गाय ने अटैक कर दिया था। डिटेक्टिव के साथ कामली चलते हुए यंग मैन पूछता है कि क्या हो सकता है स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा किया हो कि उन्हें पीटना डिजर्व्ड हो। कसुक रुक जाता है जब केन आगे बोलता है कि न सिर्फ वो डिजर्व करते थे, बल्कि वो लैकीज को विक्टिम्स की तरह एक्ट करने के लिए पे भी करते हैं। किसुक कहता है कि इस केस में गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों है। वो पूछता है कि क्या यंग मैन जानता है वो क्या है। जवाब का इंतजार किए बिना वो खुद ही बोलता रहता है। गुड न्यूज ये है कि उसके क्लाइंट ने उसे इमीडिएटली एलिमिनेट न करने को कहा है। तभी हेंचमैन यंग मैन को घेर लेते हैं और वो अभी भी बैड न्यूज नहीं बताता। अचानक वो रिवॉल्वर निकालता है और प्रोटैगनिस्ट पर तान देता है। वो कहता है कि बैड न्यूज ये है कि उसकी चार्टर उसे इरिटेट कर रही थी। केन बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं करता और कहता है कि उसके पास सिर्फ एक क्वेश्चन है। क्वेस उसे पूछने को कहता है। यंग मैन आसपास हल्का सा देखता है और आर्म्ड मैन से पूछता है कि क्या उसने अपने क्लाइंट को बता दिया है कि उसने उसे पकड़ लिया है। जब एक आदमी कहता है कि अभी नहीं बताया क्योंकि केन के मरने तक वो कुछ नहीं कहेगा, तो यंग मैन सेटिस्फैक्शन में स्माइल करता है। आईज ग्लो करते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये तरीका ज्यादा कन्वीनियंट है। किजुक तुरंत समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है। डिटेक्टिव घबराकर यंग मैन की तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। केन बुलेट्स को ऐसे डॉज करता है जैसे वो स्लो मोशन में चल रही हों और साथ ही किजुक की तरफ पड़ता रहता है। एक पल में गोल्डन ऑरा से ग्लो करता हीरो आर्म्ड मैन के बिल्कुल सामने होता है। डिटेक्टिव गाली देता है और पीछे हटता है। वो तुरंत पंच करता है, मारने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मैन आसानी से डॉज कर लेता है। केन कॉलर पकड़कर उसे पेपर एयरप्लेन की तरह दूर फेंक देता है। बॉस को ट्विस्टेड हालत में जमीन पर पड़ा देख गूंस हिल जाते हैं। फिर वो वेपन्स लेकर फाइट पैक करने का फैसला करते हैं। थग स्पेयर में यंग मैन पर अटैक करते हैं। ग्लोइंग आईज के साथ प्रोटैगनिस्ट बस वेट करता है। केन डॉज करते हुए नाइफ पकड़े ओपोनेंट का आर्म पकड़ लेता है। यंग मैन सीधा फैमिली ज्वेल्स पर मारता है। बेचारा आदमी ऑलमोस्ट फेंट हो जाता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है। नाइफ उसके हाथ से गिर जाता है और शायद वो ब्लैकआउट कर चुका होता है। केन नाइफ जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। एक क्विक मोशन में वो थ्रो करने की तैयारी करता है। ब्लेड हेंचमैन नंबर 2 के चेहरे को हल्का सा छूती है। गाय सच में डर के मारे गीला हो जाता है। स्मार्टर बनते हुए हेंचमैन नंबर 2 बिना ट्राई किए ही गिव अप कर देता है। सारे ओपोनेंट्स गिर जाने के बाद यंग मैन अनाउंस करता है कि उसके पास भी कीजुक के लिए गुड न्यूज और बैड न्यूज है। प्रोटैगनिस्ट गन उठाने के लिए क्राउच करता है और कहता है कि गुड न्यूज ये है कि वो उसे मारने वाला नहीं था। वो गन को एडजस्ट करता है और मैलिशियस स्माइल के साथ कहता है कि बैड न्यूज ये है कि वो अब भी उसे नहीं मारेगा। केन पूछता है कि अब उसका प्लान क्या है और काउंटडाउन शुरू करता है। 1 जमीन पर बेहोश पड़ा हेंचमैन, 2 शॉक में खड़ा दूसरा, 3 खुद किजुक। इसके बाद मर्सिनरीज को सिर्फ एक ब्लैक बैरल ही दिखाई देता है। कुछ देर बाद यंग मैन अभी भी थग से इंटरोगेशन कर रहा होता है। थ्रेटनिंग टोन में केन वार्न करता है कि अगर वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बेकार है। यंग मैन हेंचमैन नंबर 2 की तरफ मुड़ता है और कंफर्म करता है कि उसका नाम ओरुस है। आंसर का इंतजार किए बिना केन ओरुस की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि क्या उसका कान क्लॉग्ड है। यंग मैन की डार्क ग्लेयर बिना बोले मैसेज दे देती है। क्या होने वाला है ये समझकर हेंचमैन पैनिक करता है और वेट करने की भीख मांगता है। ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैंड उसकी प्लीज इग्नोर करता है और फायर कर देता है। ब्राइटली लिट पार्क में सिर्फ आदमी की चीखें सुनाई देती हैं। हेंचमैन ओरुस अब सिंगल ईयर्ड रह जाता है। किजुक अपने लैकी को बुरी हालत में देखता है जो उल्टा सीधा बोल रहा होता है। नर्वस होकर फेक प्राइवेट डिटेक्टिव बोलना शुरू करता है। जमीन पर पड़ा हुआ वो यंग मैन से कहता है कि वो फिर कभी उसके सामने नहीं आएगा। बार्गेनिंग में वो ऑफर करता है कि उसे जो भी पैसा मिला था वो सब दे देगा और ऊपर से और भी ऐड करेगा। लेकिन यंग मैन उसे काट देता है और कहता है कि बात पैसे की नहीं है। केन हाथ बढ़ाकर क्रिमिनल से उसका फोन मांगता है और कहता है कि उसे असल में कॉन्टैक्ट इन्फो चाहिए उस इंसान की जिसने उसे हायर किया था।
थक घबरा जाता है और उससे कुछ और मांगने की भीख करता है। किजुक डबल पेमेंट ऑफर करता है, लेकिन हीरो को पैसों से फर्क नहीं पड़ता। केन उसे बताता है कि वो अपनी सिचुएशन समझ नहीं रहा है। डरी हुई आंखों से डिटेक्टिव पूछता है कि क्या केन को पता है उसका क्लाइंट कौन है। यंग मैन हल्के कदमों से क्रिमिनल की तरफ बढ़ता है। प्रोटैगनिस्ट सुपीरियोरिटी के साथ उसके सामने रुकता है और कहता है कि वो जानता है उसका क्लाइंट 7 स्टार सोसाइटी है। कासुक शौक में पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला। डेस्परेट होकर हेंचमैन कहता है कि 7 स्टार सोसाइटी ऐसा एनिमी नहीं है जिससे अकेले निपटा जा सके। उनके खिलाफ जाना मतलब स्टेट के खिलाफ जाना है। वो ऑर्गेनाइजेशन मीडिया ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स भी कंट्रोल करती है। उनके पास इन्फिनिट वेल्थ है, यहाँ तक कि कंट्री का प्रेसिडेंट भी 7 स्टार्स का पॉन है। कोई भी 7 के सामने हेड टू हेड नहीं जा सकता, खासकर एग्जीक्यूटिव यूगो मिजोकमी के। जैकेट में कुछ ढूंढते हुए किसुक कहता है कि केन न सिर्फ बदला नहीं ले पाएगा बल्कि उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। वो कांपते हुए हाथ से अपना फोन यंग मैन की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि वो उसे एक फेस चेंज स्पेशलिस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देगा। हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कान खुजलाता है और उबासी लेता है जैसे स्पीच सुन ही नहीं रहा हो। केन डेस्परेट आदमी के पास क्राउच करता है और कहता है कि उसे एडवाइस अप्रिशिएट होती है, लेकिन वो कोई डील या नेगोशिएशन ऑफर नहीं कर रहा है। यंग मैन साफ शब्दों में समझाता है कि किजुक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फोन हैंड ओवर करना। कोल्ड मेटल जैसे ही किजुक के चेहरे को छूता है, प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि कहीं उसका कान भी क्लॉग्ड तो नहीं है। पैरल को दुश्मन के चेहरे पर घुमाते हुए केन कहता है कि उसे तो लगता है सारे हेंचमैन को सुनने में प्रॉब्लम है। अचानक टारगेट बदलते हुए यंग मैन एक सिनिस्टर स्माइल देता है और पूछता है कि कहीं उसकी प्रॉब्लम आंखों से तो नहीं है। रिवॉल्वर अपने ही माथे पर लगे होने पर क्रिमिनल पूछता है कि वो क्या करने वाला है। इसके जवाब में प्रोटैगनिस्ट की स्माइल और ट्विस्टेड हो जाती है और वो सोचता है कि क्या उसे जमीन पर पड़े आदमी को सब कुछ स्पेलिंग करके समझाना पड़ेगा। 3 क्रिमिनल्स बिना रुके एलिवेज से भागते रहते हैं, न सांस लेने का वक्त और न रुकने का। ग्रुप का लीडर पीछे देखता है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। कंफर्म होने के बाद कि कोई नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे स्लो होते हैं और आखिरकार रुक जाते हैं। तीनों आदमी रुककर सांस पकड़ते हैं। काओ बार बार यही सोचता रहता है कि यंग मैन ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे चुरा ली। लीडर की सोच को तोड़ते हुए ओरस कहता है कि उन्हें क्लाइंट को सच बता देना चाहिए। सुपीरियर उसे डांटते हुए पूछता है कि क्या उसे मरने का शौक है। जो हेंचमैन सिक होकर बेहोश हुआ था वो कहता है कि अगर वो वापस भी गए तो दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। किजुक बाकी दोनों को बताता है कि जिस एरिया में वो हैं वहां डिटेक्टिव एजेंसीज भरी पड़ी हैं, इसलिए एम्बुश और कॉन्फ्लिक्ट्स आम बात है। क्रिमिनल सिटी में सर्च करते हैं और डिटेक्टिव यूनियन नाम की एजेंसी ढूंढ लेते हैं। लीडर ऑरिस से कहता है कि उसका मिसिंग ईयर प्रूफ का काम करेगा। दूसरा हेंचमैन बॉस से पूछता है कि क्या डिटेक्टिव यूनियन वाले उनकी स्टोरी बैक करेंगे। किजुक जवाब देता है बिल्कुल नहीं। कंफ्यूज्ड होकर क्रिमिनल पूछता है कि फिर स्टोरी बिलीवेबल कैसे बनेगी। डिटेक्टिव ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि उन्हें सबको खत्म करना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और बस यही रूल है। इस दुनिया में वीक दबाए जाते हैं और सिर्फ स्ट्रॉन्ग के पास राइट्स होते हैं। इधर केन किजुक से छीने गए फोन को चेक करता रहता है। टोक्यो एक और खूबसूरत दिन के साथ जागता है। सूरज चमकता है, बर्ड्स गाते हैं। हॉस्पिटल रूम के अंदर 2 लोग मिलते हैं। डॉक्टर यंग मैन से पूछता है कि क्या उसे कोई क्रॉनिक इलनेस है, क्योंकि ऐसी बॉडी कंडीशन में भी वो ठीक से मूव कर रहा है। यंग मैन जवाब देता है कि हाई स्कूल के टाइम उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स थीं और पूछता है कि क्या उसकी हालत सच में इतनी खराब है। डॉक्टर सरप्राइज होकर कहता है कि बॉडी देखकर तो वो उसे 60 से 70 साल का समझता। कैनन कहता है कि वो ये सुनने का आदी है कि वो बूढ़ा लगता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो फाइट कर सकता है। नेगेटिव आंसर मिलने पर डॉक्टर बताता है कि अगर उसने किसी को पंच मारा तो टूटेगा दुश्मन का चेहरा नहीं बल्कि उसका अपना हाथ। डॉक्टर आगे कहता है कि उसके लेफ्ट लंग में प्रॉब्लम है और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज का चांस है। यंग मैन बैठकर सोचता है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें उसकी सारी सेल्स रिप्लेस हो रही हैं, फाइनल स्टेज में है, इसलिए वो सिक दिखता है। कैनन ने जानबूझकर 7 स्टार्स के कंट्रोल वाला हॉस्पिटल चुना था ताकि उन्हें लगे कि वो वीक है। गाय अपने परफेक्ट ट्रैप से संतुष्ट होता है, अब उसे बस वेट करना है। क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में येलो टाई वाला आदमी एक टास्क पूरा कर रहा होता है। राइट हैंड में पेपर एनवलप लिए वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और डोर खोलता है जिससे लाइट अंदर भर जाती है। डार्क रूम में बैठे लोगों का अटेंशन उसकी तरफ जाता है। टेबल पर बैठे 2 लोग सुनते हैं कि मीटिंग का टाइम करीब है और पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। रेड आइड वुमन जवाब देती है कि युगो एक प्रॉब्लम हैंडल करने गया है। साकी का ट्रॉमा उसे बहुत एंग्शियस बना चुका है, इसलिए वो नहीं आएगी। काजुकी के को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने गया है। वुमन स्कॉफ करती है और कहती है कि सिचुएशन किसी स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट जैसी लग रही है। पास बैठा आदमी कहता है कि बस एक डेलिंक्वेंट के लिए
इतना ड्रामा ज्यादा है। येलो टाई वाला आदमी पेपर एनवलप टेबल पर रखता है और कहता है कि केन्याना जिमोटो के बारे में कुछ डिस्कस करना है। टेबल पर बैठे दोनों फिगर्स डॉक्यूमेंट देखते हैं। स्टैंडिंग मैन कहता है कि केन ने आज रूटीन चेकअप कराया था और रिजल्ट वही है जो वो देख रहे हैं। रेड हेड पूछती है कि ये क्या है, क्योंकि लड़का क्रिटिकल पेशेंट बताया गया है। उसके पास बैठा आदमी कहता है कि जाहिर है बैटलफील्ड और बस एक्सीडेंट में उसे चोट लगी थी। येलो टाई वाला कहता है कि यही तो पॉइंट है और यही स्ट्राइक करने का परफेक्ट टाइम है। यह भी कंफर्म होता है कि लड़के ने यूनिवर्सिटी वापस ज्वाइन करने के लिए एनरोलमेंट किया है। रेड हेड कहती है कि अगर उसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर काम करना है तो वही यूनिवर्सिटी सही है जहां 7 स्टार सोसाइटी की स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो वहां के कुछ लोगों को याद करती है और कहती है कि दुनिया डेंजरस है, कॉलेज में फाइट किसी की डेथ तक पहुंच सकती है। वुमेन इस आइडिया से एक्साइटेड होकर हंसती है। फिर रेड हेड मजाक में कहती है कि क्या हो अगर वो किसी शेडी ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट हो। शेडी फिगर्स डॉक्यूमेंट वापस टेबल पर रख देते हैं। आत्सुशी आयनूजी सिक्योरिटी कमेटी का सेक्रेटरी कहता है कि वो इसे हैंडल करेगा। कमीतो मैनेज देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का ओनर कहता है कि स्टोरी कवर अप करना मुश्किल होगा, इसलिए वो पूरी ट्रूथ बताएगा, लेकिन ये स्टोरी तभी चलेगी जब वो पहले से डेड हो। 7 स्टार्स की यूनिवर्सिटी कनेक्शंस उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं होंगी। कनाकी टोमो कांग्रेसमैन की बेटी और प्राइम मिनिस्टर की चीफ सेक्रेटरी सजेस्ट करती है कि यूनिवर्सिटी में कुछ एबिलिटी यूजर्स एनरोल करा दिए जाएं। फुल मून वाली रात में दूर कहीं म्यूजिक बजता सुनाई देता है। फोन रिंग होने की आवाज आती है। फोन का ओनर उसे उठाता है। यंग मैन हर्म्स का कॉल रिसीव करता है। वायलेट हेयर वाला यूथ दूसरी तरफ काफी चेयरफुल लगता है। हर्म्स कहता है कि पब्लिक हीरो से बात करना ऑनर है, लेकिन केन उसे स्टॉलिंग छोड़ने और मे के केस के बारे में बताने को कहता है। इन्फॉर्मेंट ऑफेंडेड होने का नाटक करता है और कहता है कि केन बहुत कोल्ड है। वो मे के केस के बारे में अभी नहीं जानता, लेकिन उसके पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। हर्म्स प्रोटैगनिस्ट के फोन में सेव्ड एक कॉन्टैक्ट का जिक्र करता है और अक्की कुन्यामा की लोकेशन भेजता है जिसके पास क्लूज हो सकते हैं। केन वरीड होकर पूछता है कि क्या आकी डेंजर में है। लाइन के दूसरी तरफ यंग मैन कहता है कि वो अभी कंट्री में ही है, लेकिन ऐसी जगह पर है जो विदेश से भी ज्यादा हार्ड टू रीच है। रिडल्स में बोलते हुए इन्फॉर्मेंट कहता है कि वो पास है लेकिन ढूंढना मुश्किल है, हालांकि केन शायद इजीली मैनेज कर ले। हेडेक के साथ प्रोटैगनिस्ट उसे सीधे बोलने को कहता है। हम साफ शब्दों में कहता है कि उसे 7 स्टार सोसाइटी ने कैप्चर कर लिया है। ये सुनकर यंग मैन शॉक में चला जाता है। केन एक पल रुकता है और जो उसने सुना है उसे प्रोसेस करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो और वो खालीपन में गिर रहा हो। प्रोटैगनिस्ट अचानक दौड़ पड़ता है और फोन वहीं छोड़ देता है। कॉल अब भी कनेक्टेड रहती है। हम्स खुद से कहता है कि लड़के को दौड़ते रहना चाहिए जब तक वो मर न जाए। सांस फूलने तक दौड़ते हुए केन डिस्कवरी से फ्यूरियस होता है। हीरो पागल की तरह टोक्यो की स्ट्रीट्स में दौड़ता है आकी को बचाने के लिए। आर्टिफिशियल लाइट्स रात को रोशन करती हैं। फोन कॉल पर डिटेक्टिव्स का ग्रुप कहता है कि उन्होंने एक सर्टेन डेलिंक्वेंट का ट्रैक खो दिया है। एक आदमी अपना ड्रिंक गिरा देता है और फोन पर ध्यान से सुनता रहता है। युवा डिटेक्टिव से पूछता है कि उसे और हेंचमैन की जरूरत क्यों पड़ रही है जब वो खुद ऑलरेडी शॉर्ट स्टाफ्ड है। एग्जीक्यूटिव एग्जांपल देते हुए कहता है कि वो फोन पर मौजूद इंसान के बॉडीगार्ड्स को हायर करना चाहता है और अगर वो इंसान किसी एक्सीडेंट में मर जाए तो बॉडीगार्ड्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। कांग्रेसमैन माया कुछ बोल पाता उससे पहले ही यूगो कॉल कट कर देता है। बड़ा आदमी फोन को घूरता है, पूरी तरह पिस्ड ऑफ। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी जगह नहीं जानते। हर बार जब यूगो को वो छोटा ब्रैट याद आता है जो उसके हाथ से निकल गया था, उसे चिल्स आने लगते हैं। ऊपर से जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वही आदमी अचानक सामने आ गया। एग्जीक्यूटिव बेचैनी से कमरे में टहलता रहता है। यूगो विस्की की बोतल उठाता है और बड़बड़ाता रहता है कि हर ऑब्स्टेकल उसके रास्ते में ही क्यों आ जाता है। वो पूरा ड्रिंक सामने बैठी वुमन पर फेंक देता है और कहता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखे गए हैं वो भी यूजलेस है। आंखों में हॉलो लुक लिए एग्जीक्यूटिव वुमन से कहता है कि उसका टंग काट देना चाहिए। वुमन डर से कांपती रहती है, सिर झुकाए हुए। बीच में इंटरप्ट करते हुए एक मैसेंजर आता है और बताता है कि 7 स्टार सोसाइटी उसे बात करना चाहती है। यूगो कहता है वो अभी आता है। साथ ही वो किसी को ऑर्डर देता है कि वुमन पर नजर रखी जाए और उसे दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए। ब्लैक कपड़ों में 2 आदमी वुमन को जबरदस्ती कार में डाल देते हैं। तीसरा आदमी सिगरेट पीते हुए कहता है कि अगर वुमन ने बेट की तरह अपना रोल निभाया होता तो सब ठीक रहता। तभी एक यंग मैन सीन में आता है और पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। रेड ड्रेस वाली लड़की प्रोटैगनिस्ट को पहचान लेती है। सिगरेट वाला आदमी पूछता है कि ये कौन है होते। केन थोड़ी देर सोचता है और फिर वही कहता है कि वो बस एक डेलिन्यूएंट है जो रास्ते से गुजर रहा था। थग उसके चेहरे पर हंस देता है और पूछता है कि क्या वो ड्रिंक है। जैसे ही वो केन को शूट अवे करने बढ़ता है, केन का हाथ पहले ही उसकी तरफ उड़ चुका होता है।
वुमन को पकड़ने वाले लोग बस अपनी गर्दन के पीछे हवा का झोंका महसूस करते हैं जब कुछ तेजी से पास से निकलता है। सिगरेट वाला आदमी दूर जा गिरता है। डस्ट सेटल होने पर प्रोटैगनिस्ट मजाक करता है कि शायद बाकी लोग भी ड्रंक हैं। जिस आदमी को उसने फेंका था उसे देखते हुए कहता है कि क्रिमिनल्स पीते पीते बेहोश हो गए होंगे। यंग मैन बाकी दो लोगों को देखता है और कहता है कि ब्लैकआउट होने से पहले ये बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं। एक हेंचमैन का पेशेंस खत्म हो जाता है। सूट पहना आदमी केन की तरफ चार्ज करता है। कुछ ही पलों में वो केन के सामने होता है। क्रिमिनल को नहीं पता कि केन यासुआ से भी ज्यादा खतरनाक है, मार्शल आर्ट्स में हर मूव डॉज करता हुआ। प्रोटैगनिस्ट आदमी का सिर गोली की तरह पकड़ता है और उसे कार के हुड पर दे मारता है। दूसरा आदमी ये देखकर भी केन की तरफ चार्ज करता है, नाइफ लेकर। केन आसानी से नाइफ डॉज करता है। नाइफ पकड़े थक को बालों से पकड़कर एक 180 डिग्री घुमाता है और उसका चेहरा कार के हुड पर मार देता है। केन कहता है कि उसके ड्रंकन हैबिट्स बहुत खराब होंगे जो ऐसे एक्सपेंसिव कार पर फेस प्लांट कर दिया। यंग मैन थक को बालों से उठाकर पूछता है कि क्या वो अग्री करता है, लेकिन आदमी पूरी तरह अलग ही दुनिया में पहुंच चुका होता है। प्रोटैगनिस्ट बेहोश क्रिमिनल से कहता है कि इस हालत में उनके लिए जमीन पर पड़े रहना ही बेहतर है। जो स्मार्ट लड़की छुपी हुई थी वो एली से बाहर आती है। केन एंटिसिपेशन से भरी आवाज ढूंढता है। रोते हुए लड़की पूछती है कि क्या बहुत देर हो गई। केन लड़की का हाथ पकड़ता है। यंग मैन माफी मांगता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है। आगे जल्दी से बताती है कि केन की सिस्टर नॉर्थ के नेबरिंग कंट्री में भाग गई है। बॉय शॉक में आ जाता है। लड़की आगे बताती है कि उसने यूगो मिजामी को फोन पर इस बारे में बात करते सुना था। यूगो बहुत गुस्से में था और उसने फोन कमरे में फेंक दिया था। क्रिमिनल ने मे के एस्केप के लिए लड़की को ब्लेम किया था। उसे लगा था कि वो मर चुकी है। केन कहता है कि लड़के की येलिंग ने सारी नस्टाल्जिया खत्म कर दी। कॉलिक पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट पिछले 5 सालों में कहाँ था। बॉय कहता है कि वो एब्रॉड पढ़ने गया था और फिर कुछ लोगों से मिला। अक्वेंटेंस पूछता है कि क्या वो किसी शेडी डीलिंग में इन्वॉल्वड रहा है। प्रोटैगनिस्ट शेडी लोगों को उन लोगों के रूप में इमेजिन करता है जो दूसरों का पैसा चुराते हैं, लेकिन केन ने एक आदमी पर गन तानी थी, इसलिए वो जवाब देता है कि वो स्कैमर तो नहीं है। हालांकि सामने वाला अब भी डाउट करता है। अराउंड देखते हुए प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो लोग कौन है। हॉलवे से ब्लैक कपड़ों में ड्रेस्ड यंग लोगों की रोज आती हैं। वो नॉर्थ वाले कंट्री से होते हैं। केन पूछता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मॉन्स्टर कॉस्प्ले क्यों कर रहे हैं। कॉलीग जवाब देता है कि काश ये सिर्फ कॉस्प्ले ही होता। जापान की इंटरनेशनल सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। ऑयल की जगह एनासोपैक नाम का एनर्जी सोर्स आ चुका है जो पावर्स वाले लोगों में अवेकनिंग ट्रिगर करता है। जापान ने इसे डेवलप किया, इसलिए अवेकन्ड लोगों की संख्या बढ़ गई। इस वजह से दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो गई हैं। ऊपर से देखने में ये एक्सचेंज प्रोग्राम लगता है, लेकिन असल में ये एस्पियनाज है। अक्वेंटेंस करेक्ट करता है और कहता है कि नॉर्थ के स्टूडेंट्स एक्चुअली माफिया हैं। पैराडाइज नॉर्थ से है, प्योर स्ट्रीम ईस्ट से है और हैमरैंग फैक्शन जापान से है। स्टूडेंट्स ने ड्यूअल नाम का रूल बना लिया है, मतलब अगर खुश नहीं हो तो लड़ो। यूनिवर्सिटी की सेल्फ गवर्नेंस कमिटी अब भी है, लेकिन क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। केन कहता है कि ये सब टाइम वेस्ट है। ग्रीन आइज वाला लंबा लड़का उसे रास्ते से हटने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट इसे एंटरटेनमेंट की तरह लेता है। बिग गाय उसे घूरता है, रिएक्शन का इंतजार करते हुए। एक्सप्लोजन से पहले एक स्किनी लड़का बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ग्रीन आइड गाय नहीं जा सकता क्योंकि बीच में रिजेंटमेंट का बलून खड़ा है। बिग गाय गुस्से में आ जाता है और स्किनी को पंच करने लगता है, पूछते हुए कि पैराडाइज में उसे चुप रहना नहीं सिखाया गया क्या। स्किनी टॉल गाय का हाथ पकड़कर कहता है कि जरूर सिखाया गया है और पैराडाइज में एडल्ट्स को बच्चों के गेम्स में इंटरफियर करना मना है। हॉलवे में एक आवाज गूंजती है, बस करो। येलो क्लोक पहने एक लड़की आगे आती है। वो पूछती है कि क्या जापान का हैमरिंग स्कूल का बैलेंस बिगाड़ना चाहता है। स्किनी उसे पैराडाइज की जीन क्विशिया के रूप में पहचान लेता है। टॉपिक अवॉइड करते हुए स्किनी प्रोटैगनिस्ट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। केन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो उसे जानता भी नहीं। कुमिक्सिया चलते हुए कहती है कि आखिर में स्ट्रॉन्ग बैठकर देखते हैं और वीक क्रश हो जाते हैं। लड़की केन को देखती है और कहती है कि वो बस ट्रैश है। सबके जाने के बाद कॉलीग कॉन कहता है कि आजकल यूनिवर्सिटी में यही सब चलता है। 1 मिनट भी नहीं बीतता कि एक स्टूडेंट भागता हुआ आता है और पूछता है कि टीचर ठीक है या नहीं। बॉय सांस पकड़ता है। तभी सुन्नी ताचिबारा, सेल्फ गवर्नेंस कमेटी का प्रेसिडेंट, पहुंचता है और लेट होने के लिए अपोलोजाइज करता है। प्रोफेसर रियश्योर करता है कि चिंता की जरूरत नहीं, वो दोनों ठीक हैं। स्टूडेंट कहता है कि उसे इस हालत में खुद पर शर्म आती है। वो बताता है कि कमेटी अब सिर्फ नाम की रह गई है। केन तो पहले ही डिसोसिएट कर चुका होता है और सुन भी नहीं रहा होता। फिर भी कमेटी लीडर बोलता रहता है और आंखों में चमक के साथ एडवाइजर केन यानाजीमोटो से सब संभालने को कहता है। केन हाँ करने ही वाला होता है कि उसे याद आता है वो किसी का एडवाइजर नहीं है। तीनों
आदमी चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। योरी पूछता है कि क्या प्रोफेसर साओयामा ने उसे बताया नहीं था। बॉय कहता है कि प्रोफेसर ने प्रॉमिस किया था कि वो किसी अमेजिंग इंसान को एडवाइजर बनाएंगे। केन को इतनी चिढ़ होती है जितनी उसे तब भी नहीं हुई थी जब 3 लोग उसे एम्बुश्ड करने आए थे। प्रोफेसर जब ब्रैग करता है तो बॉय पूछता है कि वो उसे ट्रिक करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब गारंटी हो कि कमिटी बाकी फैक्शन से अलग होगी। वो कमिटी प्रेसिडेंट की आंखों में देखता है और पूछता है कि अथॉरिटी मिलने के बाद भी क्या वो हम्बल रह पाएगा। यह सवाल सुनकर लड़का सिर झुका लेता है। कुछ देर बाद कमिटी मेंबर जवाब देता है कि हाँ, वो जरूर चेंज होंगे। कैनन कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रेसिडेंट अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता क्योंकि वो सच में बिलीव करता है कि वो बदलेंगे। वो कहता है कि जब अथॉरिटी वापस मिल जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्हें क्या करना होगा, चाहे एडवाइजर को ही स्टेपिंग स्टोन क्यों ना बनाना पड़े। कमेटी के लीडर के तौर पर वो इस सड़े हुए स्कूल को कुछ ऐसा बनाने वाला है जिस पर प्राउड किया जा सके। मैकफॉल में तीनों लड़के ग्रास पेटेस पर बैठे ड्रिंक शेयर कर रहे होते हैं। केन औरी से कहता है कि वो काफी चैरिज्मेटिक है। अल्कोहल के असर से थोड़ा फ्लश्ड होकर योरी कहता है कि लीडर में अल्कोहल टॉलरेंस सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है। बॉय हमारे हीरो से पूछता है कि क्या वो एक सवाल पूछ सकता है। फिर प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या केन प्रोफेसर के क्लोज है। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट फ्रीज हो जाता है। फिर केन मूड बदलते हुए योरी से पूछता है कि वो इतना टेरिफाइंग इंसान के सेंसे से कैसे मिला। फ्लैशबैक में दिखता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट उसके पैरों के पास पड़ा होता है। एक और टीन जमीन पर गिरा होता है। खड़ा स्टूडेंट बाकी लोगों को सांस लेने के लिए स्ट्रगल करते देख रहा होता है। फ्लोर उसके आसपास लाल रंग से स्टेन्ड होता है। बिल्कुल अनहार्म्ड खड़ा टीन आसपास के लोगों से पूछता है कि क्या उन्हें हमेशा वीक को बुली करने पर गर्व महसूस होता था। असल में वहां कई स्टूडेंट्स बेहोश या कराहते हुए पड़े होते हैं। कुछ पूरी तरह नॉक्ड आउट होते हैं तो कुछ मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो एक लड़का अभी भी खड़ा होता है वो कहता है कि ऐसे एरोगेंट लोगों के बीच वो खुद को गार्बेज फील करता है। हमारा हीरो जो तब भी यंग होता है जमीन पर पड़े स्टूडेंट को फिर से देखता है। वो नोटिस करता है कि लड़के की हालत ठीक नहीं है। उसका राइट हैंड लगातार कांप रहा होता है। केन कहता है कि उसे वही सिम्टम्स दिख रहे हैं जो उसे खुद हुए थे, बॉडी और सोल के फटने जैसा फील। यह सुनकर स्टूडेंट शॉक में आ जाता है कि कोई उसे समझ रहा है। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहता है। खड़ा टीन जमीन पर पड़े लड़के के पास घुटनों के बल बैठता है और कहता है कि अब जब उसने ये देख लिया है तो वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। हीरो स्टूडेंट को खड़ा होने में हेल्प करता है और उसे कंफर्ट देता है। केन कहता है कि जब तक उसका मेटामॉर्फोसिस चल रहा है वो किसी को भी उसे टच नहीं करने देगा। वो ये भी बताता है कि प्रोसेस खत्म होने के बाद वो अपने दम पर होगा, लेकिन केन की जेंटल स्माइल इसे मजाक जैसा बना देती है। स्टूडेंट इस काइंडनेस से डीपली मूव हो जाता है और घुटनों पर बैठा प्रोटैगनिस्ट को जाते हुए देखता रहता है। टोक्यो की एक टॉल बिल्डिंग में ग्लासेस पहना एक आदमी सोचता है कि क्या वो पहली बार नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है, लेकिन फिर कंक्लूड करता है कि ये वो फीलिंग नहीं है। ये सेंसेशन कुछ नया डिस्कवर करने की एक्साइटमेंट जैसी है। फोर आइज याद करता है कि प्रोटैगनिस्ट भी मेटामॉर्फोसिस से गुजरा था और फिर भी हाई स्कूल में बिल्कुल ठीक था। प्रोफेसर खुद से पूछता है, हालांकि उसे यकीन नहीं होता कि क्या केन ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेज में है। वो साइलेंटली इवैल्यूएट करता है। उसके पीछे ऑफिस की वॉल आर्टिकल्स और नोट्स से भरी होती है जो एक ऑब्सेशन दिखाती है। मैप्स और स्टूडेंट्स की फोटोज भी पिन्ड होती हैं। सिचुएशन प्रोफेसर की एक्सपेक्टेशन से आगे जा चुकी होती है और उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा देती है। के सोचता है कि उसे जल्द ही एक नया गिने पिग मिलने वाला है। ट्री लीव्स के बीच से सनलाइट चमकती है। यूनिवर्सिटी कोर्ट खाली होता है। आयामा केन से पूछता है कि क्या वो हैंगओवर से इम्यून है। बॉय जवाब देता है कि असल में प्रोफेसर ही ज्यादा वीक है। प्रोफेसर मानता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रोटैगनिस्ट कमिटी एडवाइजर का पोजीशन एक्सेप्ट करेगा। वो कहता है कि शायद केन को रहने की जगह चाहिए थी या फिर वो अपने फ्रेंड्स को कॉर्नर में पुश होते देखना पसंद नहीं करता। आयामा एडमिट करता है कि किसी भी वजह से हो वो खुश है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि हाउसिंग उसकी वजह नहीं थी, बल्कि योरी की आंखों में उसे ऑनेस्टी फील हुई थी। केन को आकी याद आती है जो उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो प्रोफेसर से कहता है कि उसे पता चल जाता है जब कोई झूठ बोल रहा हो। बॉय एडमिट करता है कि उसे वो लोग पसंद हैं जो खुद के साथ ट्रू रहते हैं। आयामा कहता है कि ऐसे लोग इस रीजन में रेयर हैं। तभी कोई पास आकर रुकता है। गर्ल सीन देखकर डिसबिलीफ में होती है। प्रोफेसर अभी भी बोल रहा होता है, तभी वुमन केन का लास्ट नेम चिल्लाती है, यानजिमोतो। ऑनेस्ट आओया हमारे बॉय को ग्रीट करती है, जिससे सोयामा की बात बीच में ही रुक जाती है। यंग वुमन की एक्साइटमेंट देखकर प्रोफेसर समझ जाता है कि केन ने उसे चकमा दे दिया है। जर्नलिस्ट और बॉय की चीयरफुल कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट करते
हुए सोया केन को पकड़ता है और एनवी से भरे टोन में कहता है कि आखिरकार उसने अपनी जगह ढूंढ ही ली। प्रोटैगनिस्ट रिपोर्टर से पूछता है कि वो यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है। वो जवाब देती है कि वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने आई है। वो ये बताती है कि उसने रूमर सुना था कि कैंपस में कई फैक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं। अनजाने में जर्नलिस्ट आसपास के लोगों का अटेंशन खींच लेती है। वो कहती है कि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होने की वजह से वो खुद सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करने आई है, लेकिन अब तक कोई इंटरव्यू के लिए अग्री नहीं हुआ। हीरो इम्प्रेस्ड होता है कि अवे अभी तक सेफ है। रिग्रेटफुली रिपोर्टर कहती है कि अगर वो खाली हाथ लौटी तो बॉस उसे डांटेगा। केन हेल्प ऑफर करता है, जिससे यंग वुमन सरप्राइज हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट सोयामा की तरफ इशारा करके कहता है कि दिखने के बावजूद ये गाय फैकल्टी का हिस्सा है। प्रोफेसर समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तीनों यूनिवर्सिटी कैंपस में चलते हैं। जर्नलिस्ट और प्रोफेसर बात करते रहते हैं, जबकि केन थोड़ा दूर से देखता है। सो एल्वे को एक्सप्लेन करता है कि ऑलमोस्ट हर फैक्शन के पावरफुल स्पॉन्सर्स हैं, सिवाय एक के। अमोडोरी फैक्शन एक एक्सेप्शन है। अलादोरी के मेंबर्स ट्रबल नहीं करते और उनके कोई स्पॉन्सर्स नहीं है। इन्फ्लुएंस ना होने के बावजूद लोग उन्हें थॉटफुल नेचर और गुड रेपुटेशन की वजह से पसंद करते हैं। प्रोफेसर कंक्लूड करता है कि इसका क्रेडिट फैक्शन लीडर को जाता है और रिपोर्टर को एडवाइस देता है कि वो और इंटरव्यूज ट्राई ना करे। अवे सरप्राइज्ड होती है क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी से परमिशन मिली थी। सो समझाता है कि बात परमिशन की नहीं है, आउटसाइडर होने की वजह से वो उसे पर्सपेक्टिव दे रहा है। वो कहता है कि यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जहां कब क्या होगा कोई नहीं जानता। इतना कहकर प्रोफेसर जाने लगता है और हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। जाने से पहले कॉलीग केन को थम्स अप देता है। हालांकि केन जानता है कि वो सब गलत समझ बैठा है। रिपोर्टर कहती है कि प्रोफेसर अच्छा इंसान लगता है और हीरो भी थोड़ा अग्री करता है। प्रोटैगनिस्ट गर्ल से पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है। वो ये कहती है कि वो थोड़ी देर और रुकना चाहती है। केन कहता है कि कैंपस में घूमना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे उसकी साइड नहीं छोड़नी चाहिए। हार्ड ब्लश करते हुए यंग वुमन एम्बैरेसमेंट से ऑलमोस्ट मरने लगती है। एल्वे रियलाइज करती है कि ये प्रैक्टिकली कॉलेज डेट होने वाली है। वो इमेजिन करती है कि दोनों टैग खेल रहे हैं। उसकी फैंटेसी तब टूटती है जब एक गाय आकर कहता है कि उसने सुना था कैंपस में जर्नलिस्ट आई है। अनॉयड होकर वो कहता है कि ये तो बस स्टूडेंट काउंसिल की चापलूसी करने वाली शैलो वोमन है। केन बीच में आता है और कहता है कि रिपोर्टर गेस्ट है। रैंडम स्ट्रेंजर के खुलेआम घूमने से गाय और गुस्सा हो जाता है। हीरो संदिग्ध मूवमेंट नोटिस करता है। गाय पंच लगने से ठीक पहले गर्ल को साइड में धक्का दे देता है। ओवी केओस से डरकर चिल्ला उठती है। पोनीटेल वाला आदमी कहता है कि यूनिवर्सिटी के रूल्स अब कोलैप्स होने वाले हैं। बॉय और गर्ल को घूरते हुए वो कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल को बीच में नहीं आना चाहिए। हीरो को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ग्रे हेयर्ड यूथ प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो पूरी पैराडाइज फैक्शन से लड़ने का प्लान बना रहा है। केन कहता है कि रेजिस्ट करने की कोई वजह नहीं है। रिपोर्टर के करीब आते हुए गाय कहता है कि लड़के को शुरू से ऑनेस्ट होना चाहिए था, टफ बनने का ड्रामा करने के बजाय। हमारा लड़का उसे बीच सेंटेंस में ही रोक देता है और करेक्ट करता है, ये समझाते हुए कि रेजिस्ट करने का मतलब एफर्ट लगाना होता है। ऑलवेज एंजाइटी में रहती है जब प्रोटैगनिस्ट थग के सामने खड़ा होता है। वेडो हीरो से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। केन पूरे स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से एक डिक्लेरेशन करता है। अब से काउंसिल पैराडाइज फैक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। प्रोटैगनिस्ट ताना मारते हुए बात खत्म करता है और कहता है कि अगर उन्हें ये पसंद नहीं है तो वो फाइट कर सकते हैं। हीरो अपने ओपोनेंट का मजाक उड़ाता है और हल्की सी स्मर्क देकर दिखाता है कि बॉस कौन है। यूनिवर्सिटी के अंदर ओरी शांति से चलता है। उसका ध्यान अपने नोट पैड पर होता है। पेपर पर प्रेसिडेंट द्वारा केनियाना जामोतो के बारे में लिखे नोट्स दिखाई देते हैं। यंग मैन सोचता है कि क्या उसका ये कंक्लूजन सही है कि वो लड़का ट्रस्टवर्दी लगता है। आखिरकार ओरी कोई डिसीजन नहीं ले पाता और अभी ऑब्जर्व करने का फैसला करता है। तभी एक किड दौड़ता हुआ आता है और स्पाइसी गॉसिप सुनाता है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का ध्यान गॉसिप पर जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नए काउंसिल एडवाइजर ने पैराडाइज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शॉक में वो पूछता है, क्या फाइट देखने वाली क्राउड पहले ही इकट्ठा हो चुकी होती है। एली थोड़ी दूरी से देखती है ताकि कोई फ्लाइंग किक गलती से उसे न लग जाए। पोनीटेल वाला गाय अपने से भी बड़ा लकड़ी का टुकड़ा निकालता है। वुडन वेपन प्रोटैगनिस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए वो पूछता है कि अगर वो जीता तो केन क्या चाहता है। केन कहता है कि अगर वो जीता तो पैराडाइज फैक्शन डिसबैंड होनी चाहिए। ग्रे हेयर्ड यूथ को यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन
रहा है। वो कहता है कि मजाक की भी एक लिमिट होती है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। स्टूडेंट काउंसिल के बिखरने के बारे में सोचते हुए वियर्डो हीरो को ऊपर से नीचे तक देखता है। पोनीटेल गाय बताने लगता है कि अगर वो जीता तो वो क्या चाहता है, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गुस्से में कहता है कि केन सिर्फ एक दिन से यूनिवर्सिटी में है। डेस्परेट होकर योरी चिल्लाता है कि प्रोटैगनिस्ट डुएल के रूल्स नहीं समझता। पास ही मौजूद हुशा प्रेसिडेंट से कहता है कि ड्रामा बंद करे, क्योंकि अगर केन रूल्स नहीं जानता तो ये स्टूडेंट काउंसिल की गलती है कि वो अनकल्चर्ड है। एडी आने वाले हालात से पैनिक करने लगता है। बॉय खुद को ब्लेम करता है और सिचुएशन पलटने के तरीके सोचने लगता है। हीरो नोटिस करता है कि प्रेसिडेंट पूरी तरह टूट चुका है। स्टूडेंट्स की सफरिंग इग्नोर न कर पाने की वजह से प्रोटैगनिस्ट उस डेस्परेट बॉय के पास चला जाता है। योरी सरप्राइज होता है जब केन उसके पास आता है। सामने खड़े होकर केन पूछता है कि क्या वही इंसान नहीं था जो सबसे ज्यादा चाहता था कि सब नॉर्मल हो जाए। हीरो आगे कहता है कि वो अकेले कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। योरी जवाब देता है कि अगर ये बात कोई जानता है तो वो खुद है। ये सुनकर केन हंस देता है। बॉय के समझने पर केन अप्रूव करता है और वापस फाइट की तरफ लौट जाता है। आसपास के लोग कमेटी लीडर से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। कमेटी के बाकी मेंबर्स उसे कंफर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है और हालात बिगड़ने से पहले एडवाइजर को निकाल देना चाहिए। हिनोरी कहता है कि ऐसा करना लॉजिकल होगा। लड़के उसे फाइट शुरू होने से पहले बैकआउट करने को मनाने लगते हैं। प्रेसिडेंट समझाता है कि अगर उसे इम्पॉसिबल रिजल्ट्स चाहिए तो उसे इम्पॉसिबल पर बेट करना होगा। वो ये भी जोड़ता है कि एडवाइजर थोड़ा डम भी है। योरी खराब पोस्चर वाले गाय को देखता है और पहली बार उस पर ट्रस्ट करने का फैसला करता है। कैंपस में हंगामा जारी रहता है। हीरो अपने ओपोनेंट के पास लौटता है और पूछता है कि वो पहले क्या बोल रहा था। प्रोवोकेशन काम कर जाती है और गाय आपा खो देता है। वोट वाला मेनियक कहता है कि वो भी वही चाहता है। स्टूडेंट काउंसिल का एंड। क्रिक्सिया उसी पल उसका समर्थन करती है और उसे केन की पूरी तरह बीट डाउन देने को कहती है। प्रोटैगनिस्ट का ओपोनेंट इनसेन स्पीड से चार्ज करता है। वो दौड़ता है, कूदता है, फिसलता है, गिरता है और अटैक करता है। एक ब्लिंक में दोनों फेस टू फेस होते हैं। सब कुछ बहुत फास्ट होता है और हमेशा की तरह हीरो बस डॉज करता है। गाय तुरंत रियलाइज करता है कि वो मिस कर गया। वो मिड एयर रिकैलकुलेशन करता है और झाड़ू पर चुड़ैल की तरह केन पर झपटता है। लगातार अटैक्स को कैजुअली डॉज करते हुए हीरो कंक्लूड करता है कि 7 स्टार सोसाइटी पैराडाइज को स्पॉन्सर नहीं कर रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बेट का दूसरा हिस्सा केन से जुड़ा होता। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि पॉसिबिलिटी डरावनी है, लेकिन अगर ऐसा भी है तो वो ड्यूअल में इंटरफियर नहीं कर रहे। हीरो मूनवॉक करते हुए डोडच करता है। क्राउड को लगता है कि केन हार रहा है क्योंकि वो फाइट बैक नहीं कर रहा, जबकि असल में वो ऑलमोस्ट सो रहा होता है। ऑडियंस में मौजूद लॉन्ग हेयर्ड गाय समझ जाता है कि फाइट एक तरफा है। उधर स्टिक वाला मेनियक गुस्से से भर जाता है। वो हीरो से रुकने की भीख मांगता है ताकि वो हिट कर सके। केन को आखिरकार याद आता है कि ये आदमी भी मौजूद है। हीरो ग्रे हेयर्ड यूथ के चेहरे पर पंच मारता है। गाय पहले ही हिट में गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट उस आदमी की स्टाफ छीन लेता है। गाय जमीन पर स्टिक से कुछ ड्रॉ करता है और क्राउड डिसबिलीफ में कमेंट्स करने लगती है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये लक था। हीरो सर्कल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बीन जैसी शेप बन जाती है और केन अपने आर्टवर्क को इवैल्यूएट करता है। एक बड़ा ब्रूट उसे एम्बुश करने की कोशिश करता है और हाँ, हीरो डॉज कर लेता है। प्रोटैगनिस्ट ओपोनेंट को कॉलर से पकड़ता है। स्टाफ के सहारे हीरो खुद से बड़े आदमी को कंधे के ऊपर से फेंक देता है। गाय सिर के बल गिरता है और दूर स्लाइड हो जाता है। केन सबको कुकुचिया के पहले बोले शब्द याद दिलाता है। उसे ओपोनेंट्स को कंप्लीट बीट डाउन देना था। पिग गाय कांपने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। वो मदद के लिए चिल्लाने ही वाला होता है कि उसके चेहरे पर जोरदार स्टॉर्म पड़ता है। स्टूडेंट्स की एगनी दूर तक सुनाई देती है। प्रोटैगनिस्ट ओपोनेंट के शरीर से जूस स्प्रे कर देता है। लॉन्ग हेयर्ड गाय शांति से सीन देखता है, लेकिन बाकी क्राउड हॉरिफाइड होती है। योरी कन्फ्लिक्टेड फीलिंग के साथ सीन देखता है। रेड जूस से ढका कैन साफ करता है कि वो बस वही कर रहा है जो उसे कहा गया था। बॉय पूछता है कि क्या एक आदमी के लिए इतनी बीटिंग काफी है। पोर गाय तो कब का पास आउट हो चुका होता है। प्रोटैगनिस्ट कुकिया की तरफ देखता है। कर्ल केन की ऑडेसिटी से स्टम्प्ड होती है, जो वापस जमीन पर ड्रॉ करने लगता है। अब साफ दिखता है कि वो शून्य से काउंटडाउन स्केच कर रहा है। हीरो लगभग नंबर खराब कर देता है और दोबारा करना पेन होता। केन मुड़कर क्राउड की तरफ पॉइंट करता है। बॉय गिनती करने लगता है कि वहां कितने सिर हैं। काउंट करते करते थक कर प्रोटैगनिस्ट योरी से सवाल पूछता है। प्रेसिडेंट रियलिटी में लौटता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। हीरो सीधे पूछता है कि क्या ड्यूअल में मल्टीपल लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते हुए केन
केन पूछता है कि क्या 1 वर्सेस एवरीवन डुअल पॉसिबल है। कमिटी लीडर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नंबर चूज करना होगा और सब एग्री हो, लिमिट नहीं है। जूस से सना हाथ हिलाते हुए केन यानीमोटो कहता है कि वो एक एक को गिनने के लिए बहुत लेजी है। हीरो स्पेक्टेटर्स की तरफ लौटता है और उन्हें फाइट के लिए बुलाता है। ऑब्वियसली देखने वाले गाइस फायर्ड अप हो जाते हैं। आंखों में आग लिए वो केन पर चार्ज करते हैं। अटैकर्स हर डायरेक्शन से आते हैं। केन पैराडाइज गैंग के मेंबर्स को टॉन्ट करता है और सबको एक साथ अटैक करने को कहता है। बोल्डनेस देखकर सब स्टन हो जाते हैं और अगले ही सेकंड केन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब मिलकर कॉकी गाय को बीट डाउन करने आते हैं। पहला स्किनी गाय किक के साथ उड़ता हुआ आता है। केन उसे फुल फोर्स आने देता है, लेकिन गाय को कुछ गलत लगने लगता है। हीरो हवा में ही किड की टांग पकड़ लेता है, उसके चेहरे से इंचेस दूर, और कहता है कि अपने सेनपाई का रिस्पेक्ट करना सीखो। लेसन सिखाने के लिए केन एक हाथ से उसकी हील क्रश कर देता है। किड 1 चीखता है और उसी वक्त बाकी स्टूडेंट्स फुल स्पीड से पहुंच जाते हैं।